रहना है घर मां सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। स्वास्थ्य संकल्प के एक और अंक के साथ सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। यूनिसेफ, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और अरपा रेडियो का प्रयास कि आप सब तक पहुंचाएं स्वस्थ रहने के गुर, और हमारा ये संकल्प कि रहे आपका स्वास्थ्य दुरुस्त। और आपसे उम्मीद कि आप भी करें संकल्प, अपने और परिवार के स्वास्थ्य को रखें एकदम फिट। स्वस्थ तन रहेगा तो स्वस्थ मन भी रहेगा, वरना मन भी यूं भटकेगा कि मन के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अपने मन को कंट्रोल में रखना आपके बस में है, लेकिन एक बार मन बहक गया तो स्थिति मानसिक रोग तक पहुंच जाती है, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रह पाती। लेकिन अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अवसाद, निराशा, डिप्रेशन, उन्माद, मैनिया या सिर्फ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी दिखे ना, तो मनोवैज्ञानिक तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि उसके बारे में बातें कीजिए। मानसिक रोग से जुड़े रोगियों से बात करें, बातें नहीं। अरे बहन जी, अब मैं इस लड़के से बहुत परेशान हो गई हूँ। जब देखो तो चिड़चिड़, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, हर रोज किसी न किसी बात पर बहस करता ही रहता है। अरे वो बच्चा है और कैरियर के लिए परेशान भी। तो क्या सिर्फ उसे ही चिंताएं हैं क्या? हम भी तो इस दौर से गुजर कर ही यहाँ आए हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। देखो, हमारा वक्त बिल्कुल अलग था। आजकल के बच्चों में कंपटीशन बढ़ रहा है, जिससे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। क्या तुमने उससे बैठकर कभी बात की है? नहीं ना। देखो, ये जो तुम बता रही हो, चिड़चिड़ापन, बात न करना वगैरह वगैरह, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। हैं? डिप्रेशन? हाँ, डिप्रेशन यानी अवसाद। वो कैसे पता चलता है? स्वभाव में परिवर्तन देखकर। देखो, पहले तो वो ऐसा नहीं था। अच्छा ये बताओ, उसे भूख लगती है? नहीं, आजकल वो कुछ नहीं खाता। और जो चीजें उसको पहले पसंद थी वो अभी कुछ नापसंद सी लगती हो? हाँ, पहले पसंद वाली चीजों को देखकर अब वो चिड़चिड़ाने लगा है। बस यही स्वभाव में परिवर्तन देखकर पता चलेगा। मेरे हिसाब से अभी इस बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए तुमको। और साथ ही बात करनी चाहिए डॉक्टर से। मन से बीमार रोगियों के लिए बात कीजिए, बातें नहीं। इस बारे में हम आपसे कुछ देर बाद फिर बात करेंगे। फिलहाल एक और ज़रूरी बात, कोरोना की प्रिकॉशनरी डोज के बारे में। हमारी सहयोगी मीनू सिंह ने डॉक्टर से पूछा कि बूस्टर डोज लगवाना क्यों ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, सचमुच ज़रूरी है? कोरोना तो चला गया, हमने 2 डोज लगवा तो ली हैं। आपकी सोच अगर ऐसी है तो ये बातचीत जरूर सुनिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतू मनीदा। आप साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के कोरबा में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ हैं। हम जानना चाहते हैं कि बूस्टर डोज जरूरी क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर एज ग्रुप के लोग हमारे बीच में मौजूद है। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चे हो गए 12 साल से ऊपर का, अभी उन लोग को वैक्सीन लग रही थी। उसके बाद है फिर हमारे प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, जो कि गर्भवती महिलाएं, और सिकलिंग, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसमें ऐसी ही खून की कमी रहती है और इन्फेक्शन के चांसेस इन लोगों में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा है आपके कैंसर के पेशेंट्स भी आप जानते हैं कि उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब चलती है, तो उनकी इम्यूनिटी भी कम रहती है। फिर हमारे हो गए किडनी वाले पेशेंट्स जो कि डायलिसिस पर रहते हैं,
और डायबिटीज में भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डायबिटीज रहती है, जिसमें सीवियर फॉर्म जब होता है उसमें आपकी आंखों में अफेक्ट होता है, हार्ट पर अफेक्ट होता है, आपकी किडनी पर अफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट बॉडी के हर सिस्टम को वो अफेक्ट करती है, जिससे उसकी ओवरऑल जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। फिर हो गई उम्र के साथ भी लोगों की इम्यूनिटी एक तरह से कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों में अगर हम बूस्टर डोज लगवाते हैं और इनको अगर कोविड होता है तो उसकी जो क्षमता रहती है इन्फेक्शन की वो कम हो जाती है, जिससे इन लोग की जो लक्षण होते हैं वो लेस सीवियर फॉर्म में आप में आएंगे और उसमें मृत्यु जो दर है वो कम होती है। वरना आप लोगों ने देखा होगा कि सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे जिनको गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, उनमें जब कोविड हुआ और सबसे ज्यादा इन लोगों में ये जो लंग इन्फेक्शन वाले जो लोग होते हैं उसको बहुत मतलब सीवियर फॉर्म हुए थे और उन लोग की मृत्यु ऑलमोस्ट सब में देखी गई थी। तो इसी तरह से अगर हम लोग बूस्टर डोज देते हैं तो उन लोग की इम्यूनिटी कुछ हद तक हम लोग बढ़ा पाते हैं, इसीलिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि उन्होंने पहले जो वैक्सीनेशन करवाया था उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया, तो उनका कहना है कि जब वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बाद भी तो कोरोना हो रहा है, फिर क्यों लगवाएं? ये असल में ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो आए दिन हम लोग को ओपीडी में हम लोग को सुनने को मिलता है। तो मेरा कहना यही है, आप लोग शुरू से कोविड देख रहे हैं, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और हम लोग अभी तीसरी लहर को झेल रहे हैं। तो पहली लहर और दूसरी लहर को एक बार अगर हम लोग याद करेंगे तो देखेंगे कि उस समय जो कैजुअलिटीज होती थी, जो लोगों का रेट ऑफ इन्फेक्शन था वो बहुत ही सीवियर फॉर्म में था। आप लोगों ने सेकेंड वेव में जाना ही होगा कि कितने लोगों ने एक ही फैमिली के 3-4 लोग एक ही साथ मतलब जिनकी डेथ हुई है, मतलब डेथ रेट उस समय बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद अभी थर्ड वेव में हम लोग देख रहे हैं कि ये रेट जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर है और अगर हो भी रहा है तो इसके जो इन्फेक्शन चांसेस जो है एक दूसरे को जो स्प्रेड भी हो रहा है वो काफी रेट लो हो गई है और साथ ही जो इसकी इंटेंसिटी है वो भी काफी कम है। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने ये लोगों को बहुत ही कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप लोग बूस्टर डोज भी लगवाइए। पहले जहां ये 9 महीने के अंतराल पर लगाया जा रहा था, अभी रिसेंटली हाल ही में सरकार ने बोला है कि इसको 6 महीने में भी आप लोग अब लगवा सकते हैं। तो इसीलिए बूस्टर डोज अनिवार्य है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये 6 महीने पर अनिवार्यता का क्या कारण है? अनिवार्य एक तरह से इसीलिए किया गया है कि जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो 6 मंथ तक उसकी वो रहती है, उसके बाद दोबारा से इसको रीजनरेट करने के लिए फिर से हम लोग उसको बूस्टर डोज को देते हैं। तो मेनली हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए है ये। मतलब जो एक इम्यूनिटी डेवलप होती है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एक वैक्सीन के जरिए, वो 6 महीने तक रहती है और उसके बाद हमें दोबारा लगाना जरूर, वरना जो ने बताया कोमॉर्बिड है वो सीरियस हो सकते हैं कोरोना के इफेक्ट। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा ऐसा माना जाता है कि वायरस जो होता है वो बदलता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है, तो ये जो हमारी वैक्सीन है अभी तक के ज्ञात जितने भी वेरिएंट है उन पर प्रभावी है? देखिए, इनका पहला जो वेरिएंट आपने एकदम सही कहा, जो वायरस होता है ये म्यूटेट होता रहता है, जिसके चलते इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हमारे आते रहते हैं एनवायरनमेंट में और उसी से हम लोग का अलग अलग वेरिएंट से हम लोग को इन्फेक्शन होता रहता है। बट अच्छी बात ये है कि जितने भी वेरिएंट आए हैं उसके अगेंस्ट जो हमारा वैक्सीन है वो इफेक्टिव है, तो इसीलिए ये वैक्सीन हम लोग का उन सारे वेरिएंट पर काम कर रही है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने लोगों को ये बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब आपको बूस्टर डोज जरूर लगवानी चाहिए। आप हमारे साथ आई, हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सुनिए आपने ये महत्वपूर्ण बातचीत। अब आप समझ गए होंगे कि बूस्टर डोज या कोरोना की प्रिकॉशनरी डोज कितनी ज़रूरी है। सरकारी अस्पतालों में जाकर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर खुद भी लगवाइए, परिवार के सदस्यों को भी लगवाइए और अपने जानने पहचानने वालों को इस ज़रूरी बात की ज़रूरत को भी समझाइए।
ठीक वैसे ही जैसे शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर जरूरी, मन की बीमारी के लिए मनोवैज्ञानिक जरूरी। मन से बीमार व्यक्ति पागल नहीं, मनोरोग से पीड़ित होता है। उसकी हंसी उड़ाना, उसके लिए बातें बनाना उतना ही गलत है जितना बूस्टर डोज न लगवाना। दोनों ही बातों की गंभीरता को समझें। नहीं खिलेश्वरी, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? क्यों भाई साहब, क्या मैं बीमार लग रही हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो हमेशा की तरह एकदम भली चंगी लग रही है। अरे नहीं भाई शत्रुघ्न, अभी थोड़ी देर पहले इसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ, सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दो। मेरी बीवी ऊपर से स्वस्थ दिखती है, अंदर से बीमार है, ढोल का पोल। ये क्या हो रहा है भाभी जी को? पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ आप काफी बुझी बुझी सी रहती हैं। किसी बात से परेशान या दुखी हैं क्या? खुश होने का कोई कारण तो होना चाहिए। सब समझदार हो गए भाई साहब, सबके अपने अपने काम हैं। संडे को भी मैं ही एक निठल्ली बैठी हूँ इस घर में। अरे नहीं भाभी जी, आप है इसीलिए तो ये लोग इतनी बेफिक्री से जी रहे हैं। मैं मर गई ना तब भी ये ऐसी ही बेफिक्री से जिएंगे। भाभी जी भूख लग रही है, पोहा बन सकता है क्या? बनाती हूँ। भाई भकोली, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ पर अनुभव से कह सकता हूँ कि भाभी जी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन? ये भी कोई बीमारी हुई? अरे जरा इधर उधर घूमो, खाओ पियो, शॉपिंग करो, चला जाएगा डिप्रेशन। अरे होता है, किसी किसी का डिप्रेशन ऐसे भी दूर होता है, पर तू इस प्रॉब्लम को इतने हल्के में मत ले। मतलब? अब मतलब क्या इतनी भयानक बीमारी है? इसे बीमारी कहना ठीक नहीं, पर यह बहुत सी परेशानियों का कारण जरूर है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार इस सदी में डिप्रेशन का वैश्विक समस्या बन चुकी है। क्या कह रहा है यार? पर यार खिलेश्वरी को किस कारण से डिप्रेशन है, उससे पूछकर देखूं क्या? नहीं, शायद उन्हें खुद आभास नहीं कि वो डिप्रेशन में है। मतलब रोगी को पता ही नहीं है कि वो रोगी है? पता होता तो इलाज नहीं करवा लेती। अच्छा बता, तू भाभी जी के व्यवहार में एकदम से बदलाव महसूस नहीं करता? हाँ कर तो रहा हूँ, पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। कभी एकदम शांत हो जाएगी जैसे दुनिया में है ही नहीं, कभी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाएगी कि लगता है खुद को मार देगी या सामने वाले को। अरे तो इतना सब देखकर भी अब तक तो कुछ नहीं किया यार। यदि आपके घर में भी किसी में लग रहा है आपको कुछ इस तरह का अचानक आया हुआ बदलाव, यदि उसको नहीं लग रही है भूख, या फिर जो चीजें उसको पहले लगती थी रुचिकर अब लगने लगी हैं अरुचिकर, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। फौरन संपर्क कीजिए किसी मनोचिकित्सक से। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। पेट भरने के लिए खाना खाने का वक्त हो गया है, इसलिए कुछ भी खा लेना, खाने को सेकेंडरी समझना स्वास्थ्य को कभी भी परफेक्ट नहीं रख सकता। इसलिए स्वास्थ्य संकल्प के हमारे कार्यक्रम को सुनकर संकल्प लीजिए अपने स्वास्थ्य का, खाने पीने के प्रति अपनी आदतों को सुधारने का। क्या अच्छा क्या बुरा हम बता रहे हैं ना आपको। बच्चा जो भी खाता है वो उसके सेहत के भविष्य की नींव बनता है। आहार तो हर कोई लेता है, लेकिन क्या वो सही पोषण ले रहा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चे को सही पोषण नहीं मिलने से उसका विकास धीमी गति से होगा। इसके अलावा वो कुपोषित भी हो सकता है। किसी भी बच्चे के आहार में हर वो चीज मौजूद होनी चाहिए जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स। बच्चे के शरीर में इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होने से ही उसके शरीर का सही और संतुलित विकास संभव है।
बच्चे को जरूरी पोषण ना मिलने से केवल उसका शारीरिक और मानसिक विकास ही बाधित नहीं होता, बल्कि बच्चे को कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का कारण भी जरूरी पोषण की कमी हो सकता है। साथ ही जरूरी पोषण की कमी के कारण बच्चों में अवसाद और घबराहट जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कई मामलों में देखा गया है कि बच्चों के जिद्दी स्वभाव की वजह भी पोषण की ही कमी होती है। सही पोषण की कमी से बच्चे के अंदर मोटापा, एनीमिया, दांतों की समस्याओं से लेकर कई गंभीर बीमारियां भी घर कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि बतौर माता पिता आप अपने बच्चों को सही पोषण लेने के लिए प्रेरित करें, साथ ही उसे पोषण के सही मायने भी बताएं। कहा जाता है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत लंबी टिकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर सही तरह से ध्यान दिया जाए तो जीवन भर इसका असर रहता है। आखिर जब हम शारीरिक और मानसिक विकास की बात करते हैं तो उसमें सही पोषण की क्या अहमियत है, क्या है सही पोषण, क्या क्या आपके बच्चे की थाली में मौजूद हो ताकि एक संतुलित आहार उसे मिल सके, यानी चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर हम चर्चा करेंगे। एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुजा अग्रवाल जुड़ी हैं, जिनका हम कार्यक्रम में बहुत स्वागत करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 5 साल की उम्र तक 90% दिमाग का विकास हो जाता है। इसी तरह शारीरिक विकास के लिए भी जन्म से लेकर 14 साल तक की जो उम्र है वो बेहद अहम मानी जाती है। यानी आपका बच्चा आज क्या और कैसे खा रहा है, ये उसकी किशोरावस्था और साथ ही वयस्क होने पर काफी असर डालता है। अगर हम सही पोषण की बात करें, जो खाना हम खाते हैं उसमें कुछ गुण होते हैं जो कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अच्छे गुण क्या होते हैं इसका पता करना है, और सही पोषण का मतलब है जितने भी ये अच्छे गुण हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। इसका भी एक मापदंड है उम्र के हिसाब से। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग, जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को उनके लिए अलग, अलग अलग उम्र पे जो उनकी एक्टिविटी है बच्चों की उसके हिसाब से, जेंडर के हिसाब से उसका एक मापदंड होता है। और क्या है ये गुण जो हमारे भोजन में मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे खाने से मिलते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स ये भी हमारे अपने खाने से मिलते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है ये है कि हम किस तरीके से अपने भोजन को सेलेक्ट करते हैं जिससे कि हमें सबसे अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो इन सब चीज़ों का समावेश जो होता है, एक संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं, जिनमें ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए, उम्र के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से, और जिस तरीके की स्वास्थ्य उसका है इस समय। जैसे अगर कमजोर बच्चा है तो उसे कितना मिलना चाहिए, एक्टिव बच्चा है उसको कितना मिलना चाहिए, गर्भवती महिला है तो उनको कितना मिलना है, उस सब का एक मापदंड होता है जो अलग अलग होता है। बिल्कुल। और अब स्वास्थ्य संकल्प के आज के इस अंक से हमको दीजिए विदा। अगले हफ्ते फिर आएंगे हम कुछ और जानकारियों के साथ आपके स्वास्थ्य को परफेक्ट करने के लिए। तब तक इंतजार कीजिए हमारा और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। रहना है घर मां सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।